हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो एपिसोड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एपिसोड में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे डाक व्यवस्था। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है डाक व्यवस्था। ठीक है, तो डाक व्यवस्था, तो डाक व्यवस्था के बारे में हमें यहाँ पर आज पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मानव जीवन, तो मानव जीवन की अगर हम बात करें तो मानव जीवन में जो है वो डाक का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसका बहुत ज़्यादा महत्व है? डाक का। क्यों है डाक का बहुत ज़्यादा महत्व? तो जैसे कि अगर हम बात करें, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या निकट हों, ठीक है, चाहे वो कितनी भी दूरी पर रहते हों, उनका संबंध डाक से भेजे जाने वाले पत्रों से जुड़ा रहता है। अब वो चाहे गरीब हों, अमीर हों या सभी करके, जो पोस्टमैन इस प्रकार के पत्रों को बांटता है। ठीक है, संदेश प्रेषण की यह विधि होती है संदेश वाहक द्वारा संचालित होती है। तो अब जैसे यहाँ पर कोई भी पत्र यहाँ से हमने यहाँ पर भेजा, तो यह जो संप्रेषण की जो विधि होती है वो किसके द्वारा होती है? तो संप्रेषण की जो यह विधि होती है वो संदेश वाहक द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा संचालित होती है? संदेश वाहक द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए प्रत्येक शहर, कस्बे या गांव में डाकघर या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस होते हैं। संदेश भेजने के और भी कई तरीके हैं जो डाक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का डाकघर से नियमित व्यवहार होता है। तो ठीक है, आजकल तो सभी का नियमित व्यवहार है वो डाकघर से होता है। ठीक है, तो किसी भी कार्यालय संगठन की एक विशेष प्रकार की कार्यविधि होता है जिसके अनुसार उसका कार्य चलता है। इसमें अन्य विभागों के साथ ही डाक विभाग या डाक व्यवस्था कार्यालय का महत्वपूर्ण अंग होती है। और संगठन के अंदर तथा संगठन के बाहर भी अच्छे संबंध तथा संपर्क बनाए रखने में डाक विभाग का महत्वपूर्ण योग होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रत्येक संस्था के कार्यालय में जो बड़ी संख्या में डाक से पत्र या परिपत्र, आदेश, लिखित एवं मुद्रित सामग्री, सूचना एवं तार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम ये जो पढ़ ही रहे हैं कल से कार्यालय और सचिव पद्धति के बारे में, कार्यालय के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो कार्यालय का जो संचालन होता है तो उसके लिए आदेश, लिखित, मुद्रित सामग्री, सूचनाएं, तार तो ये प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी पोस्ट ऑफिस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इन लिखित सूचनाओं को जो डाक से या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त होती हैं या भेजी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डाक कहा जाता है। तो समझ गए यहाँ पर क्या हो गया कि प्रत्येक संस्था के कार्यालय में बड़ी संख्या में डाक से पत्र, परिपत्र, आदेश, लिखित सूचनाएं, मुद्दे, सामग्री, सूचनाएं एवं तार प्राप्त होते हैं। इन लिखित सूचनाओं को जो डाक या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त हो या भेजी जाती हैं उन्हें डाक कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम सीधा चलते हैं। डाक के मुख्य रूप से दो वर्ग हैं, एक तो आवक और आवक का मतलब क्या होता है? आने वाली डाक। तो यहाँ पर डाक के कितने मुख्य रूप हैं? डाक के जो हैं आपके दो वर्ग हैं। किसके? डाक के कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। कितने? दो वर्ग। एक होता है आपका आवक। अभी आवक क्या होता है? आवक डाक मतलब आने वाली डाक, जिसमें कार्यालय में आने वाले पत्र हो गए, आपके तार हो गए और परिपत्र, लिखित सूचनाएं होती हैं। ठीक, अब दूसरे प्रकार की होती है कौन सी? जावक। कौन सी होती है? जावक डाक। तो इस जावक डाक में क्या होता है? इसी को हम कहते हैं निर्गामी, अर्थात जाने वाली डाक कहा जाता है। इसमें पत्र, तार, परिपत्र, सूचनाएं, लिखित सामग्री कार्यालय से बाहर भेजी जाती हैं। तो यहाँ कार्यालय में प्राप्त होती हैं आवक डाक में, और जावक डाक में कार्यालय से भेजी जाती हैं किसी दूसरी जगह पर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। कहाँ पर? इसके बाद देखते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन संगठनों में बहुत बड़ी संख्या में अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में जैसे डाक प्राप्त होती है, ठीक है, तो जो उसका संप्रेषण होता है वहाँ एक अलग विभाग इसके लिए स्थापित किया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? केंद्रीय डाक विभाग कहते हैं। तो याद रखना, केंद्रीय डाक विभाग। ठीक है ना, केंद्रीय डाक विभाग, इस चीज़ के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे चलें तो जिस विभाग या अनुविभाग को डाक प्राप्त करने, उसे सही विभागों में पहुंचाने एवं बाहर जाने वाली डाक को सही ढंग से भेजने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अंतर विभागीय डाक व्यवस्था का कार्यभार भी बड़े संगठनों में इसी विभाग या अनुविभाग को सौंपा जाता है। ठीक है, तो ये लेकिन
यह निर्विवाद है कि डाक व्यवस्था संगठन की एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपको याद, यहाँ पर अगर हम बात करें कि डाक को सही ढंग से प्राप्त करने, उसे खोलने और संबंधित विभाग को वितरित करने के लिए तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आगे, कोई भी डाक या सूचना बिना ध्यान दिए रह ना जाए, इसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे, विभिन्न अनुभागों विभागों से बाहर जाने वाली डाक को भेजने में देरी ना हो। फिर इसके बाद आगे चले, जैसे यहाँ पर डाक टिकटों के व्यय पर सही नियंत्रण हो, उसका जो उचित हिसाब किताब रजिस्टर में रखा जाए, सही नापतोल से टिकट लगाए जाएं और टिकटों की पूरी सुरक्षा हो। पत्र खोलने की मशीन, मोड़ने और मुहरबंद करने आदि लगाने की मशीनों की व्यवस्था हो। डाकघर से आने वाली जो डाक है उसका उचित प्रबंध हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और आवक और जावक डाक को पृथक रजिस्टर में अंकित किया जाए ताकि उन्हें ढूंढने में सरलता हो। तो जो आने वाली डाक है मतलब उन्हें क्या कहते हैं, हम आवक डाक कहते हैं, और जो कार्यालय से बाहर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम जावक डाक कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आवक डाक का प्रबंध, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आवक डाक का प्रबंध। आवक डाक का प्रबंध, आवक डाक के प्रबंध के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बड़ी शहरों में डाकघरों से पोस्टमैन द्वारा आवक डाक सामान्यतः 2 बार दिन में बांटी जाती है, अवकाश के दिनों को छोड़कर। यदि संगठन ने डाकघर में पोस्ट बैग नंबर लिया है तो उसकी डाक उसी बैग या बॉक्स में डाल दी जाती है। इसे संगठन के कर्मचारी द्वारा डाक के समय के अनुसार वहां से लाया जाता है। यदि ऐसी व्यवस्था, ध्यान रखना, यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो डाकिया आपके कार्यालय में निर्धारित समय पर डाक है वो पहुंचा देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब डाक की प्राप्ति के समय कार्य को सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि डाक खोलने, उसे वर्गीकृत कर, उसे अंकित कर संबद्ध विभागों में बांटने में समय नष्ट ना हो और कार्यालय के कर्मचारी खाली न बैठे रहें, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं डाक का वर्गीकरण। क्या देखना है यहाँ पर हमें, डाक का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं यहाँ पर डाक का वर्गीकरण। तो डाक में विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं, जैसे निजी, गोपनीय, व्यक्तिगत या अधिकारी के नाम से लिखे गए पत्र। इनको पहले ही छांटकर अलग रख देना चाहिए ताकि आप ऐसे पत्रों को ना खोलें जिन्हें आपको नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। पंजीकृत पत्रों को तथा ऐसे विशेष पत्रों को संबद्ध अधिकारी को सौंप देना चाहिए। इसी को वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं डाक खोलना, ठीक है। चलो अब कहाँ पर आ जाते हैं, डाक खोलना, ठीक है। चलो इसके बारे में हम समझ लें। सभी लिफाफों को ध्यान से खोलें। लिफाफे खोलने के लिए पत्र खोलने की मशीन भी प्रयोग की जा सकती है यदि डाक अधिक हो, ठीक है। तो पत्र खोलने के बाद यह देख लीजिए कि लिफाफे के अंदर कोई पत्र, अन्य पत्र आदि रह तो नहीं गए हों, ठीक। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर बात करना है पत्रों की छानबीन और उनका वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं पत्रों की छानबीन और उनका वर्गीकरण, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगर हम बात करें, पत्रों को खोलने के बाद यह देख लेना आवश्यक होता है कि उसके साथ संलग्न यदि कोई अंकित हो तो वह प्राप्त हुए या नहीं। यदि कोई संलग्न पत्र या अन्य सामग्री छूट गई हो तो उसका विवरण मूल पत्र पर लिख देना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, ठीक है। कई बार पत्र के साथ चेक, ड्राफ्ट, धनादेश आदि भी संलग्न किए जाते हैं जिनको आवक रजिस्टर में अंकित करके अधीक्षक या संबद्ध रोकड़ विभाग को देकर उनके हस्ताक्षर लेनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करें, कई बार क्या होता है, बिना रेखांकित चेक या ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं जिनको रेखांकित कर देना चाहिए ताकि कोई कर्मचारी उनका गलत प्रयोग ना कर सके और संगठन के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। और आवश्यक संदेश टेलेक्स या तारों को तुरंत संबंधित विभागों को भेज दीजिए। यदि आवश्यक हो तो इनका विवरण रखकर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर करा लीजिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद डाक प्राप्ति की मोहर में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि डाक प्राप्ति की मोहर में निम्नलिखित
बातें होनी आवश्यक हैं, जैसे कि डाक की यहाँ पर क्या हो, क्रम संख्या हो, ठीक है ना, और क्या हो, कार्यालय संस्था का नाम हो, और क्या हो, यहाँ पर प्राप्ति का यहाँ पर समय भी हो, क्या हो, प्राप्ति का समय, और क्या हो, और यहाँ पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े यहाँ पर डाक की प्रविष्टि। तो ये डाक की प्रविष्टि में जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है डाक की प्रविष्टि के बारे में कि जो आवक डाक की प्रविष्टि करने के लिए आवक रजिस्टर होना आवश्यक है। इसमें तिथिवार प्रत्येक पत्र के ऊपर प्राप्ति संख्या, भेजने वाले का नाम व पता, विषय, भेजा गया उसका विवरण होता है। इसे प्रत्येक पत्र की प्राप्ति और उसका निष्पादन कभी भी जाना जा सकता है, ठीक है। तो इससे हम कभी भी उसके बारे में जो है वो जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे डाक का वितरण। अब इसके बारे में बात करें तो डाक का वर्गीकरण करते समय जो इसे विभागों के आधार पर वर्गीकृत करना अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि कार्यवाही संबद्ध विभाग द्वारा ही की जाती है, ठीक है। तो अतः हर विभाग के पेड़िया, ट्रेप या लिफाफे में ऐसी डाक छांट कर रख देनी चाहिए जिसमें उसका नाम व पता लिखा हो, ठीक है। इस प्रकार डाक की छटाई करने के लिए छोटे छोटे खाने भी कार्यालय में बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन बात करें और यहाँ पर जैसे कि डाक को संबद्ध विभाग में खाने में डाल दिया जाता है और वहाँ से संबद्ध विभाग को पहुँचा दी जाती है। यदि एक पत्र या एक से अधिक विभागों से संबद्ध हो तो उस पत्र की प्रति एक विभाग दूसरे विभाग को भेज देता है। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की पर्ची तैयार की जाती है जिसमें संबंधित पत्र को नत्थी करके एक से दूसरे विभाग में घुमा दिया जाता है और उनके हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। यदि ऐसी पर्ची नहीं बनाई गई है तो रबड़ की मुहर बनाकर भी इस प्रकार के विभागों के नाम लिखकर ऐसे कागज भेजे या घुमाए जा सकते हैं जिनकी जानकारी उन्हें होना आवश्यक है। इसे सर्कुलेशन स्लिप या संचरण पर्ची कहते हैं। तो याद रखना सर्कुलेशन स्लिप, क्या, सर्कुलेशन स्लिप और इसको ही क्या बोलते हैं, संचरण पर्ची, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ें। इस पर्ची में उल्लेखनीय बात यह होती कि इसमें लिखा जाता है कृपया संलग्न पत्र को पढ़कर सूची में दिए गए अगले व्यक्ति या अधिकारी को दे दें। तो इस पर्ची की यहाँ पर ये विशेषता होती है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं जावक डाक का प्रबंध। अब हमें यहाँ पर समझना है जावक डाक का प्रबंध, ठीक है ना। जावक डाक का प्रबंध है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। आवक डाक की तरह ही बाहर जाने वाली या जावक निर्गामी डाक के लिए भी सुनिश्चित व्यवस्था अपनाई जाना किसी संगठन के कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जावक डाक का अधिकांश भाग पत्रों का उत्तर होता है जो अब आपको अपने ग्राहकों या मित्रों से प्राप्त होते हैं। प्रति कार्यालय में पत्रों का तत्काल उत्तर देना या उसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार आप किसी को लिखे गए पत्र के उत्तर की अपेक्षा रखते हैं और बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, उसी प्रकार आपके ग्राहक भी आपसे अपने पत्र के शीघ्र उत्तर की अपेक्षा। तो जैसे हमने किसी को डाक भेजी, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं उससे कोई उत्तर लेना है तो उससे उत्तर लेने की हमें प्रतीक्षा रहती है। अब जैसे कोई डाक हमारे पास आती है, ठीक है ना, तो हम उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो डाक हम यहाँ से भेजते हैं उसका भी हमें क्या रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उत्तर दे पाएँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जावक डाक के प्रबंध में निम्नलिखित बातें आती हैं, जैसे कि डाक को इकट्ठा करना, ठीक है। पहली क्या आती है, डाक को इकट्ठा करना, ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक विभाग या अनुभाग में अपनी जाने वाली डाक को तैयार करता है। पत्र वाहक के द्वारा इस डाक को इकट्ठा किया जाता है और दिन में 2 या 3 बार ऐसी डाक को इकट्ठा करके एकत्रित किया जाता है ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार से भेजा जा सके। फिर इसके बाद बात करते हैं जावक डाक की छटाई, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, जावक डाक की छटाई। चलो जावक डाक की छटाई के बारे में विभिन्न अनुभागों से जो जावक डाक एकत्रित की जाती है उसे मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है, पत्र वाहक द्वारा भेजे जाने वाली डाक और डाकघर से भेजे जाने वाली डाक, ठीक है।
ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि पत्रवाहक सामान्यतः स्थानीय डाक या अंतर्विभागीय डाक को ले जाता है। डाकघर से भेजी जाने वाली डाक में भी अनेक प्रकार की डाक होती है, जैसे अंतर्देशीय पत्र, विदेशी डाक, पुस्तकों का राष्ट्रीय पैकेट या बीबीपी पैकेट, पंजीकृत डाक, प्रमाणीकृत और बीमाकृत या साधारण डाक। इनमें से भी कुछ डाक ऐसी होती हैं जिस पर तत्काल लिखा होता है। ऐसे पत्रों को सबसे पहले भेजा जाना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं लिफाफों पर पता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि देखो, सबसे पहली चीज़ है, यदि लिफाफे खिड़कीदार हैं तो उनके ऊपर पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। पत्र को इस तरह से मोड़ा जाता है कि उस पर पता बाहर खिड़की से साफ दिखाई दे। इस प्रकार एक पारदर्शी कागज लगा होता है जिससे पता भी दिखाई देता है और पत्र या अन्य सामग्री लिफाफे से बाहर नहीं गिरती, ठीक है। और यदि सादे लिफाफे पर लिखना हो तो उस पर साफ साफ पता, पिन कोड आदि लिखें। इसके साथ ही लिफाफे को कई बार नीचे अपनी संस्था की मोहर लगाएं ताकि वह पत्र लौटकर आए तो आपको मिल सके और आपको यह पता लग सके कि उस पर लिखा गया पता सही है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ और याद रखना है, सामान्यतः राष्ट्रीय आदि पत्र कोर्ट नोटिस में जो भेजे जाते हैं उन्हें लोग वापस लौटा देते हैं। सरकारी लिफाफों पर भारत सरकार की सेवा के लिए लिखा होता है। किसी पत्र पर बुक पोस्ट या डाक प्रमाणीकृत भी लिखा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। प्राप्तकर्ता का पता लिखते समय उसका सही नाम, सही पता, कस्बे का नाम, डाकखाने का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड अवश्य लिखें, ठीक है। लिफाफा आकर्षक लगे इसके लिए उस पर मुहर उस पर सुंदर ढंग से टाइप कीजिए, या पता हाथ से लिखना हो तो तिरछे लेख का प्रयोग कीजिए और इंडेंट पद्धति अपनाइए। देखिए, साधारण और खिड़कीदार लिफाफा तो क्या होता है, वो होता है आपका मतलब जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है ना। फिर इसके बाद खिड़कीदार लिफाफा कैसा होता है, मतलब उसमें अंदर का भी दिखाई दे, ठीक है ना। और साधारण मतलब उस पर हमें पता लिखना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जामक डाक का अंकन। तो जाने वाली डाक की एक निर्गामी डाक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें तिथिवार पत्रों की प्रविष्टि की जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पत्रों को बंद करना है तो पत्र के साथ में उसमें संलग्न सामग्री को देखते हुए ही लिफाफा बनाया जाता है। लिफाफे के आकार के अनुसार पत्र को इस तरह से मोड़ा जाता है कि वह सही ढंग से लिफाफे में आ सके, ठीक है। अब लिफाफा बंद करना, तो लिफाफे में पत्र डालने के बाद ही इसे गोंद से चिपका दीजिए। यह कार्य सावधानी से करना चाहिए ताकि गोंद बाहर ना फैल सके। उसके साथ अन्य लिफाफे आदि ना चिपकाएं, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डाक भेजना। तो लिफाफे में बंद करने के बाद अब यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं हम, डाक भेजने के बारे में, कि लिफाफे में बंद डाक भेजना। एक मिनट, डाक भेजना, देखिए डाक भेजना। तो जो लिफाफे में बंद करने के बाद और सही डाक टिकट लगाने के बाद डाकघरों में निश्चित समयावधि से पहले डाक पहुंचा देनी चाहिए ताकि वह समय पर निकल सके। लेटर बॉक्स पर निकलने वाली डाक का समय लिखा होता है, ठीक है। लेटर बॉक्स पर निकलने वाली डाक का क्या होता है, समय लिखा होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डाक निष्पादन की मशीनें। ध्यान से देखना सर, ठीक है ना। चलिए, डाक निष्पादन की मशीनें, तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रति कार्यालय में भारी संख्या में प्रतिदिन डाक प्राप्त होती है। इसी प्रकार बहुत सारी डाक लिफाफों में अंतर्देशीय पत्रों द्वारा पोस्ट कार्डों पर बाहर भेजी जाती हैं। जिन कार्यालयों में भारी संख्या में पत्र व्यवहार किया जाता है वहाँ पर इन कामों को करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की डाक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसका, डाक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मेलिंग मशीनें कहा जाता है। तो इन मशीनों को हम क्या कहते हैं, मेलिंग मशीनें। क्या कहते हैं, मेलिंग मशीनें, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो मेलिंग मशीनें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पत्र खोलने की मशीन, पत्र मोड़ने की मशीन और टिकट लगाने की मशीन, जिसे ट्रैकिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे पत्र खोलने की मशीन। चलो, यहाँ पर हम देखते हैं पत्र खोलने की मशीन। पत्र खोलने की मशीन, तो डाक प्राप्त होने के बाद लिफाफे को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जिससे बिजली से हाथ से चलाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के लिफाफों को खोलने की व्यवस्था होती है। इस मशीन से 1 मिनट में 50 से 500 लिफाफे खोले जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब आती है पंचिंग मशीन, ठीक है ना। कौन सी मशीन? पंचिंग मशीन। सो पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन की अगर हम बात करें तो पंचिंग मशीन फाइलों या कागज़ों को छेद करने के काम में आती है, ठीक है ना, ताकि उन्हें एक सी कतार में लगाया जा सके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्टेपलर। तो स्टेपलर फिर अभी हमने किसके बारे में देखा था? पंचिंग मशीन के बारे में, ठीक है ना। अब हमें किसके बारे में देखना है? पंचिंग मशीन के बारे में देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टेपलर के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? स्टेपलर के बारे में। तो स्टेपलर आमतौर पर पत्रों के साथ संलग्न या अन्य पत्रों की प्रतियों, चेकों, रसीदों आदि को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, मुहर वाली मशीनें। इम्प्रिंटिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। मुहर वाली मशीन, मुहर वाली मशीन। मुहर वाली मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से दैनिक प्रयोग में आने वाली इस मशीन से आवाक एवं जावक डाक पर समय, तारीखें, दस्तखत आदि छापे जाते हैं। इस मशीन के प्रयोग से क्या होती है? समय की बचत होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फोल्डिंग मशीन, जिसको हम क्या कहते हैं? पत्र मोड़ने की मशीन। पत्र मोड़ने की मशीन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं? फोल्डिंग मशीन। तो इस प्रकार से डाक भेजने के लिए पहले पत्रों को मोड़ना आवश्यक होता है, फिर उन्हें लिफाफों में बंद करना चाहिए या लिफाफों में बंद करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीधा चलते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? टिकट लगाने की मशीन। तो पत्रों पर सही मूल्य के टिकट लगाने के लिए एक टिकट मशीन होती है या फ्रैंकिंग मशीन होती है। फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो पत्रों पर यह मशीन टिकट मूल्यानुसार छाप देती है और उनके समाप्त होने पर डाक विभाग से पुनः मशीन में टिकट भरे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? स्वचालित डाक पद्धति। तो डाक में किसके बारे में बात करनी है? स्वचालित डाक पद्धति के बारे में, ठीक है। स्वचालित डाक पद्धति, ठीक है ना। इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो डाक में भेजे जाने वाली संलग्न एवं पत्रों को मोड़ने के बाद लिफाफों में घुसाने के लिए भी मशीन का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि शीघ्र काम निपट सके, ठीक है ना। तो इसके बाद लिफाफों में बंद या सील करने के लिए भी मशीनों का प्रयोग होता है, जहां पर्याप्त मात्रा में पत्रों को भेजा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे, पता लेखी मशीन। तो एड्रेसिंग मशीन जिसको हम कहते हैं, तो किसके बारे में बात करनी है? पता लेखी मशीन के बारे में। पता लेखी मशीन। तो पता लेखी मशीन के बारे में बात करें तो जिन कार्यालयों में भारी संख्या में पत्र व्यवहार होता है, वहाँ इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बार बार किसी पते को लिखने, सूचनाओं आदि को भेजने, मैगनीजों के रेपर पर पता लिखने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्थायी ग्राहकों के नाम और पते पर तो विशेष प्रकार के फाइबर स्टेंसिलों पर काटे जाते हैं या धातु पत्ती या प्लास्टिक पत्ती पर उभारे जाते हैं। इन पत्तियों को एक मशीन जिसे क्या कहते हैं? ग्राफोटाइप कहते हैं, में फिट किया जाता है और जब चाहे इनसे पते छापे जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में एक पॉइंट चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा। निजी सचिव का डाक प्रबंध संबंधी कार्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निजी सचिव का डाक प्रबंध संबंधी कार्य, ठीक है ना। तो प्रति कार्यालय की डाक अति महत्वपूर्ण चीज़ है। आने वाली डाक और जाने वाली डाक का समुचित प्रबंध करना उसका पहला दायित्व है, ठीक है। आने वाली डाक को खोलकर उसका वर्गीकरण करके उसे रजिस्टर में चढ़ाया जाना व उसका वितरण सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द।